एवरीवन, इलेक्ट्रिकल अड्डा लाइव में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सब जानते हो कि 120 क्वेश्चन तक हमने पिछली वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। अब 121 से इस वीडियो में मैं आपको सॉल्व करवाती हूँ। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन ए स्मॉल वॉल्यूम इफ द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू ए स्पेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सराउंडिंग द टोटल चेंज इज 25 वोल्ट मीटर, देन व्हाट विल बी द फ्लक्स ओवर ए कंसेंट्रिक स्फीयर्स ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर। तो बेसिकली ये पूछा है कि अगर हमने रेडियस 10 सेंटीमीटर से लेकर 20 सेंटीमीटर तक हमने चेंज कर दी, तो 10 सेंटीमीटर की कंडीशन में आपका फ्लक्स था 25 वोल्ट पर मीटर, और उस 20 सेंटीमीटर पे फ्लक्स क्या होगा, ये क्वेश्चन है। तो आपको इस क्वेश्चन में एक बात ध्यान रखनी है कि जो हमारा फ्लक्स होता है कभी भी रेडियस से अफेक्ट नहीं होता है। आप रेडियस चाहे 10 लो, 20 लो, 30 लो, लेकिन फ्लक्स की वैल्यू हमेशा आपकी सेम रहेगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा आपका, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका 25, जो कि सेम ही रहेगी। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 25 वोल्ट इंटू मीटर। 121 का आंसर आता है आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं 122 क्वेश्चन पर। 122 क्वेश्चन का है, एक क्लस्टर ऑफ चार्जेस विद एन इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट इज ऑफन कॉल्ड। देखो, अगर आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल है इलेक्ट्रिक डाइपोल आपके हैं, तो उसके क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट आपका जनरेट हो रहा है, तो वो किसकी वजह से जनरेट होगा, क्योंकि आपके पास क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल से एक प्लस है और एक माइनस है, जिसकी वजह से आपका उन दोनों चार्जों की वजह से क्या जनरेट होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, क्वेश्चन नंबर का 122 का आंसर आएगा ए। क्वेश्चन नंबर 123 पर चलते हैं। इन ए लॉसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल द रेशियो ऑफ कंडक्शन करंट डेंसिटी टू प्लेसमेंट करंट डेंसिटी इज गिवन बाय। देखो, आपका टेन डेल्टा क्या होता है, टेन डेल्टा इसमें क्या होता है, आपका लॉस एंगल होता है। देखो, ये क्वेश्चन पूछा गया था राजस्थान में, जो एग्जाम हुआ था RSM-SSB वाला डिग्री का जो एग्जाम था 2020 में रिसेंटली, और ये क्वेश्चन काफी एग्जामों में आ चुका है अब तक। तो टेन डेल्टा आपका लॉस एंगल किसके इक्वल होता है, जेसी अपॉन जेडी, जिसमें जेसी क्या है आपका कंडक्शन करंट डेंसिटी और जेडी क्या है डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी। तो जेसी की वैल्यू आप जेसी अपॉन जेडी इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन। तो इसका आपका आंसर आएगा सिग्मा अपॉन ओमेगा इंटू एप्सिलॉन। डी आंसर आएगा 123 का। ये जनरली एक पूरा की पूरा फॉर्मूला होता है जो आपको याद करना है। उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 124। 124 क्वेश्चन लगभग हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। इसमें हमने यहाँ पर निकाली थी कैपेसिटेंस स्पेरिकल सरफेस का, लेकिन अब उसने पूछा है कि टोटल इलेक्ट्रिकल फ्लक्स कितना होगा। देखो, क्वेश्चन को पढ़ो। ए होलो मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस स्मॉल आर इज केप्ट एट पोटेंशियल ऑफ 1 वोल्ट। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखनी है कि आपका जो रेडियस है स्फीयर की वो क्या है, स्मॉल आर, और उस पर पोटेंशियल V कितना अप्लाई हो रहा है, 1 वोल्ट। ठीक है। अब क्वेश्चन की अगली लाइन क्या है, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ कंसेंट्रिक स्पेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस कैपिटल आर। तो कैपिटल आर की, देखो मैं आपको अच्छे से बताती हूँ, ये स्मॉल आर आपको दे रखा है, और इस स्मॉल आर की वजह से इस वाले पे कितना फ्लक्स कमिंग आउट आएगा, मतलब आएगा बाहर। ठीक है, जो बड़ी वाली रेडियस में कितना फ्लक्स जनरेट होगा। तो देखो, इसमें बेसिकली और आपको दे रखा है छोटे वाले फ्लक्स की रेडियस दे रखी है, उस पर 1 वोल्ट आपका अप्लाई हो रहा है, तो आपको फ्लक्स की वैल्यू निकालनी है कैपिटल आर वाली रेडियस पे। तो आपका जो चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, C/V, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होता है, E.A इक्वल्स टू Q। इसका मतलब क्या होता है, जो फ्लक्स इनक्लोज होता है वो किसके बराबर होता है, कि फ्लक्स जो वैल्यू होती है टोटल, वो चार्ज इनक्लोज के इक्वल होती है। तो हम यहाँ पर जब चार्ज की वैल्यू निकालेंगे तो वही हमारा किसके इक्वल होगा, आपके फ्लक्स के इक्वल होगा। तो हमने देखा कि V की वैल्यू कितनी दे रखी है, क्वेश्चन में 1 वोल्ट दे रखी है, तो हमारा जो चार्ज किसके इक्वल हो जाएगा, C के इक्वल हो जाएगा। और हम जानते हैं होलो मेटल स्पेरिकल जो सरफेस होती है उसमें C की वैल्यू कितनी होती है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल आर, जितने मीटर का वो जितने सेंटीमीटर की उसकी रेडियस है स्पेयर की। तो इस C की वैल्यू क्या होती है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, और ये C किसके इक्वल हो जाएगा, Q के, और Q किसके इक्वल है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो स्पेयर से आ रहा है बाहर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। आप एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा करके देखिए, आपको इसकी मतलब पता चल जाएगा। मैं इस क्वेश्चन में आपको C की वैल्यू कैसे निकाली है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, वो भी निकालना बता देती हूँ। देखो, C की वैल्यू मैंने कैसे फाइंड आउट की है। C की वैल्यू के लिए आप क्या लिख सकते हो, C इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका Q इंटू V। अब V क्या होता है आपका KQ अपॉन R। पोटेंशियल हमेशा सेम रहता है, चाहे आप स्पेरिकल के अंदर आप मतलब पोटेंशियल निकाल रहे हो तो भी KQ अपॉन R आएगा, और बाहर निकाल रहे हो तो भी वही आएगा। तो हम यहाँ पर इस फॉर्मूले में V इक्वल्स टू क्या रख देंगे, KQ अपॉन R। Q से Q कट गया, अब K की वैल्यू आप रख दो यहाँ पर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो C की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। तो ऐसे ये C की वैल्यू
आ गई थी। ठीक है, तो 124 का आंसर क्या आ जाएगा आपका डी। क्वेश्चन नंबर 125 पे चलते हैं। देखो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 125 में इसने पूछा है कि गॉस लॉ का स्टेटमेंट क्या होता है। तो गॉस लॉ क्या होता है, क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी ओपन इंटीग्रल ऑफ वॉल्यूम इंटीग्रल है रो इंटू डी वी, ये होता है। तो ये क्वेश्चन का आंसर क्या है डी। ठीक है, 126 पे चलिए, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। 127 पे, विच लॉ एक्सप्लेन अबाउट द फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रिक चार्जेस। बहुत ईजी, कुलाम्स लॉ। क्या होता है फोर्स कुलाम्स लॉ में, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। 128 क्वेश्चन पर चलिए, द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी डिफाइन द रिलेशन बिटवीन। देखो कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होती है, डेल डॉट जे माइनस डेल रो वी बाई डी टी। ठीक है, ये कंटिन्यूटी इक्वेशन होती है जो आपको, ये क्या है आपकी, जे क्या है करंट डेंसिटी और आपका रो वी क्या है चार्ज डेंसिटी। तो जो हमारी कंटिन्यूटी इक्वेशन होती है वो किसके बीच में आपको मतलब रिलेशन बताती है, एक तो करंट डेंसिटी और एक चार्ज डेंसिटी के बीच में रिलेशन बताती है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 129 चलिए, देखो इनफाइनाइट सरफेस चार्ज सीट आर प्लेस विद सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस रो एस, एक माइनस रो एस है, जेड एक्सिस पे हैं ये दोनों प्लेट। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द सीट्स, देखो एक आपकी प्लस वाली है, ठीक है, प्लस सीट चार्ज कैरी करिए प्लस रो एस, और इस साइड है आपकी माइनस रो एस। ठीक है, अब वो पूछा है बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। तो देखो पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये क्या करेगी, रिपल करेगी, और नेगेटिव चार्ज की वजह से ये क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। ठीक है, तो आपका टोटल कितना हो जाएगा, रो अपॉन टू। क्या बताया, पॉजिटिव चार्ज की वजह से तो ये रिपेल कर रहा है और नेगेटिव चार्ज की वजह से अट्रैक्ट कर रहा है। तो और आपकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी होती है, सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है ड्यू टू सरफेस, क्या लिखोगे आप बताओ, सबको किसी को आता है ये, देखो ई इक्वल टू होता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज सीट। देखो यहाँ लिखवा देती हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इनफाइनाइट चार्ज सीट दे रखी है आपको, ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज शीट इक्वल्स टू होता है आपका रो एस अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब उसने अपने क्वेश्चन में क्या पूछा था, दो दे रखी थी इनफाइनाइट चार्ज डेंसिटी, एक प्लस है और एक माइनस है, तो बीच में आपको पूछा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। तो मैंने क्या बताया था, दोनों जुड़ जाएंगे आपस में, क्योंकि पॉजिटिव के वजह से तो रिपल कर रही है और नेगेटिव की वजह से अट्रैक्ट कर रही है। तो रो एस अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट प्लस रो एस अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, आपका आंसर आ जाता है रो एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर 130 पढ़ो, फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ये पढ़ो, फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट चार्ज क्या होता है आपका, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होती है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होती है ई इक्वल टू एफ बाई क्यू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए 131, मीका कैपेसिटर आर कैरेक्टराइज्ड बाय ऑल। ठीक है, तो मीका कैपेसिटर की सबसे पहले एक्यूरेट वैल्यू होती है, लो लॉसेस होते हैं, स्टेबल ऑपरेशन होता है, हाई रिलायबिलिटी होती है, हाई स्टेबिलिटी होती है, बहुत प्रिसाइज होता है, और ये स्मॉल वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस के लिए एप्लीकेबल होता है। जितने भी मैं पॉइंट बोल रही हूँ आप अपनी कॉपी में नोट करती रहिए। स्मॉल वैल्यू ऑफ एप्लीकेशन के लिए एप्लीकेबल होता है, हाई फ्रीक्वेंसी के लिए ये काम आता है, इसके जो लॉस होते हैं वो लो होते हैं, और इसका जो लीकेज रजिस्टेंस होता है वो हाई होता है। तो और यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, लो लीकेज रिएक्टेंस, जो कि आपका आंसर गलत है। तो इसका आंसर क्या आएगा सी। आपसे अगर कोई पूछे कि लो कैपेसिटर की वैल्यू कौन से कैपेसिटेंस में होती है, मीका कैपेसिटेंस में। ठीक है, मीका कैपेसिटर में, और हाई रिलायबिलिटी होती है, हाई प्रिसीजन होता है, हाई स्टेबिलिटी होती है। तो ये सारी किसकी, वो लो लॉसेस होते हैं, ये सारी की सारी जितनी भी एक्सप्लेनेशन है वो किसके लिए, मेगा कैपेसिटर के लिए। देखो जितने भी क्वेश्चन है ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये यूथ पब्लिकेशन है ना, मैं अपडेटेड वर्जन आपको मतलब इसका सॉल्व करवा रही हूँ, इससे बाहर आपका शायद ही कोई क्वेश्चन आए, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन देने वाले होते हैं ना बहुत ज़्यादा बार क्वेश्चन रिपीट करते हैं। तो मतलब अगर आपको कोई भी एग्जाम निकालना है ना, तो आप जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए ना, जितनी बार आप उसको लगाओगे, मैंने भी यही किया था, SSC JEE चाहे RUNL हो, जितने भी एग्जाम हुए थे, मैंने अपने बस प्रीवियस ईयर के पेपर रिवाइज इतनी बार रिवाइज कर लिया था ना, मतलब कि मुझे ना वहाँ पर जाके कोई क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं करना पड़ता ना, मुझे माइंड में आंसर याद था, इवन मेरे को कैलकुलेशन भी याद रहती थी कि इस आंसर की क्या न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी। तो आपको इस टाइप से प्रिपरेशन करनी होती है किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं आजकल वैकेंसी भी इतनी कम आ रही है, 2 3 4 5, तो आप मान के चलिए कि कॉम्पिटिशन की वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है इसकी वजह से। ठीक है, और वो हाई कॉम्पिटिशन को अगर आपको मतलब डिफेंड करना है, या फिर मतलब आपको उसमें सिलेक्शन लेना है, तो वो तभी आपके लिए पॉसिबल है जब आप मतलब क्वेश्चन को मतलब 1 या 3 सेकंड में आप उस क्वेश्चन का आंसर आपको पता लग जाए, क्योंकि हमारे जितने भी पेपर होंगे वो सारे ऑब्जेक्टिव ही होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप ही होंगे, और कुछ ना कुछ तो रिपीट होता ही है। ठीक है, तो आपको
प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है और कैलकुलेट कम करना है। कैलकुलेशन कम, प्रैक्टिस ज़्यादा पे ध्यान दो आप। सॉरी, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को ज़्यादा लगाओ आप नए क्वेश्चन की बजाय, ठीक है। अब आते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 132 पे चलेंगे, ठीक है। अब देखो 132 क्वेश्चन देखो। इन ए कैपेसिटर द इलेक्ट्रिक चार्ज इज स्टोर्ड। देखो कैपेसिटर के बीच में क्या लगा होता है, दोनों प्लेटों के बीच में डाइलेक्ट्रिक लगा होता है, और सी डाइलेक्ट्रिक में अपना चार्ज स्टोर होता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, डाइलेक्ट्रिक में कैपेसिटर का चार्ज स्टोर होता है। क्वेश्चन नंबर 133, व्हेन ए डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड द फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है। देखो जैसे ई है, ठीक है। अब ई में अगर आप डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब देखो जब भी आप डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होगा, ठीक है, आप उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दोगे तो वो क्या हो जाता है, पोलराइज्ड हो जाता है, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या हो जाएगा, पोलराइज हो जाएगा, और वो खुद अपनी एक एक स्ट्रेंथ, एक फील्ड प्रोड्यूस कर लेगा, ठीक है, जो बाहर वाले फील्ड को क्या करना है, मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो इससे हम बोल सकते हैं जो हमारी डाइलेक्ट्रिक फील्ड, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है मटेरियल की, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हो तो इसका आंसर क्या आएगा, डिक्रीज। क्वेश्चन नंबर 134 इज नॉट इम्पोर्टेंट। अब देखो 135। देखो ये जो क्वेश्चन है ना 134, ये ना कलर कोडिंग से है। कलर कोडिंग के क्वेश्चन 18, 19, 20, 21, 20 में अभी तक नहीं पूछ रहे हैं, तो मेरे हिसाब से अब कलर कोडिंग का क्वेश्चन एसएससी जेईई नहीं पूछता है, तो आप इसको छोड़ सकते हो। 135 देखिए, ए चार्ज एग्जिस्ट ऑन ए कंडक्टर। आप अगर आपकी किसी भी कंडक्टर पे चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है, वो क्वेश्चन पूछा है द बेस्ट वे टू रिमूव दिस चार्ज, क्या कर देंगे अपन, सबको पता है, सबके घरों में भी होता होगा, ग्राउंड कर देते हैं कंडक्टर को। ग्राउंडिंग रहती है सबके घर में ताकि चार्ज जो है प्रेजेंट ना हो, और वो सारा की सारा अर्थिंग होती है, अर्थिंग बोलते हैं यार, मतलब होम में जो होती है वो एक तरफ से यही होता है कि ग्राउंड द कंडक्टर टाइप ही होता है। 136 पे हम चलते हैं भाई लोगों। When the plate area of a parallel plate capacitor is increased, keeping the capacitor voltage constant, the force between the plates, मतलब अगर वो आपसे पूछा है, अगर आपके प्ले जो आपका कैपेसिटर है उसका एरिया प्लेट का अगर आप इंक्रीज कर देते हो तो आपका फोर्स पे क्या फ़र्क पड़ेगा। देखो तो हमारा जो कैपेसिटर का एरिया बढ़ा रहे हैं, यानी आप क्या, किस चीज़ की वैल्यू आप इंक्रीज कर रहे हो, कैपेसिटेंस की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हो, पहली बात, ठीक है। क्योंकि सी इक्वल टू क्या होता है, एप्सिलॉन ए बाई डी, एरिया इंक्रीज कैपेसिटेंस इंक्रीज, ठीक है। अब सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है क्यू, अगर सी की वैल्यू बढ़ी तो क्यू की वैल्यू बढ़ेगी। अब बोलेंगे मैम कैसे होता है सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू, क्योंकि भाई सी इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई बी। क्वेश्चन में आपका वी क्या दे रखा है, कांस्टेंट दे रखा है, तो सी किसके प्रोपोर्शनल हो गया, क्यू के प्रोपोर्शनल। अब भाई तुम लोगों को एक फॉर्मूला पता है, एफ इक्वल टू क्यू इंटू ई, पता ही होगा। अगर आपका क्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो फोर्स भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, आंसर भी क्या आएगा, इंक्रीज आएगा। तो 136 का आंसर क्या आ गया, ये आ गया। अब देखो भाई, अब 2017 का क्वेश्चन देखो, वही है। एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर ओवर ए साइकिल व्हेन एक्साइटेड बाय एसी सोर्स। मैंने क्या बताया, अगर आप इंडक्टर को एसी सोर्स लगा रहे हो, कैपेसिटर को एसी सोर्स से कनेक्ट कर रहे हो, तो कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर्ड क्या होगी, जीरो होगी। इंडक्टर में भी जो एनर्जी होगी जीरो होगी। क्यों होगी, कि भाई आप एसी सोर्स लगा रहे हो जिसमें पॉजिटिव साइकिल नेगेटिव साइकिल की इक्वल होती है। कैपेसिटर के केस में पॉजिटिव वोल्टेज नेगेटिव वोल्टेज की इक्वल हो जाएगा, दोनों दोनों का एवरेज क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। आप वोल्टेज की वेव फॉर्म का हाफ सी वी स्क्वायर फॉर्मूले में आप लगाओगे तो क्या आ जाएगी वैल्यू, एनर्जी स्टोर की जीरो आ जाएगी। तो इसका आंसर क्या होगा, जीरो होगा। 138 पे चलिए, पढ़ लीजिए अच्छे से, अच्छा क्वेश्चन है, ईएसी वालों ने पूछा है भाई लोगों। तो देखो पढ़ते हैं। ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ एरिया ए सेंटीमीटर स्क्वायर and separating distance a centimeter is dipped in ethyl alcohol up to a depth of a by 2, given the dielectric constant of epsilon r, ethyl alcohol 2v25, the ratio of capacitance after dipping to that before dipping would be। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्या बोल रहा है भाई, A/2 और इधर भी A/2 डिस्टेंस तक ही उसने डिप कर रखा है भाई अपने कैपेसिटर को, और जो एप्सिलॉन आर उस केस में कितना है आपका 25, और इधर कितना आएगा 1 आएगा, एयर मान के चलो, ठीक है। और ये दोनों कॉम्बिनेशन क्या बनेंगे, जब डिप करेंगे तो सीरीज में हो जाएगा ना। डिस्टेंस क्या हो रही है आपकी, आधी आधी हो रही है, तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में आप पहले तो डिप के केस में निकालोगे, है ना, और डिप में भी A/2 डिस्टेंस पे तो आपका इथाइल एल्कोहल है, और A/2 में कुछ नहीं है, तो बस वही निकाल दीजिए, ठीक है। निकाले क्या, चलो निकाल देते हैं। चलो सबसे पहले कैपेसिटेंस बिफोर डिपिंग तो यार सब निकाल ही लेंगे। टोटल एरिया में आप क्या रख दो, एयर मान के चल लो, और पूरी की पूरी डिस्टेंस में ए लगा दो, ठीक है। पूरी की पूरी डिस्टेंस ए हो जाएगी आपकी, और उसमें आप
पूरा की पूरा कैपेसिटर मान लो एयर में रखा हुआ है। उसके बाद वो बोलता है, ये तो आपका पहला केस हो गया। अब आफ्टर डिपिंग देयर विल बी 2 कैपेसिटेंस और इन सीरीज, जो कि दोनों की दोनों काय में होंगे सीरीज। जब सीरीज में होंगे तो C1 क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन A/A/2। दूसरा क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन R A/A/2। आ रहा है समझ में? ठीक है, ये दोनों वैल्यू निकाल ली। आप सी इक्वलेंट निकालो इसका, C1 C2 C1 प्लस C2, C1 C2 की वैल्यू रखना जो मैंने निकाली। ये आएगा आपका 2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R अपॉन A/A1 प्लस एप्सिलॉन R। सोल्व कर लेना, आ जाएगा। ठीक है, अब एक कैपेसिटर से निकला है और एक एयर का निकला है, एप्सिलॉन A/A। दोनों का जब आप बोलोगे वो क्या, दोनों का रेशियो लोगे तो आपका बनेगा C इक्वलेंट अपॉन C इक्वल्स टू 2 एप्सिलॉन R 1 प्लस एप्सिलॉन R। एप्सिलॉन R की वैल्यू रखना, आपका आंसर आएगा 50/26। करके देखना घर पे, पक्का आंसर आएगा। मैंने बता तो दिया ही सही, प्रोसेस क्या फॉलो करना है वो तो आप इंजीनियर कर ही लोगे। ठीक है, आया सबको समझ में? 139 पे चले फिर चलते हैं। 139 देखिए, इनसाइड है होलो कंडक्टिंग स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई होलो कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर चार्ज भी नहीं होता, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से आएगा? अगर किसी भी होलो स्फीयर में जब चार्ज नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा? नहीं होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द होलो कंडक्टर क्या होगा? 0 होगा। 139 का ए आएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो, मिडवे बिटवीन 2 इक्वल एंड सिमिलर चार्ज ए थर्ड इक्वल एंड सिमिलर चार्ज इज प्लेस। तो क्या कहते हैं, ये कहते हैं, देखो बताती हूँ। टू इक्वल एंड सिमिलर चार्ज प्लस क्यू थर्ड इक्वल एंड सिमिलर चार्ज प्लस क्यू प्लेस कर दिया है। अब बता रहा है इक्वलिब्रियम में रहेगा, स्टेबल कंडीशन में रहेगा या नहीं रहेगा। इस प्लस क्यू के कारण रिपल करेगा, इस प्लस क्यू के कारण रिपल करेगा। नेट क्या हो जाएगा? 0 रहेगा, फोर्स उसके ऊपर। तो क्या करेगा, इसका स्टेबल में रहेगा या नहीं रहेगा। तो लिखो रिमेन इन स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशंस। 1 नेक्स्ट चले नेक्स्ट, चलो चलते हैं। Coulomb's law for the force between electric charge closely resemble between। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, एसएससी जेई 2017 में आया है। Coulomb's law for the force between the electric charge closely resembles with, मतलब ये जनरली आपसे पूछना चाह रहा है कि किसकी तरह, मतलब आपको Coulomb's law दिखता है। बेसिकली ये न्यूटन्स लॉ की तरह भी दिखता है। ठीक है, न्यूटन्स लॉ क्या होता है? Coulomb's law होता है Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन R स्क्वायर। और आपका न्यूटन ना होता है M1 M2 अपॉन भूलो ही क्या मैं नहीं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। तो जैसा कूलम्ब्स लॉ है वैसे ही आपका न्यूटन्स लॉ है। आंसर क्या आएगा? डी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? डी। देख लो डी का ऑप्शन क्या है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशंस। डी आंसर आएगा इस बंदे का। चलो बंदे का नहीं, सॉरी क्वेश्चन का। द पोटेंशियल इनसाइड ए चार्ज होलो स्फीयर। देखो मैंने क्या बताया था, जो पोटेंशियल होता है ना, पोटेंशियल जो अंदर होगा वही सरफेस पे होगा, है ना। तो देखो पोटेंशियल इनसाइड ए चार्ज होलो स्फीयर सेम एज दैट ऑन द सरफेस। पोटेंशियल हमेशा कांस्टेंट रहता है इनसाइड से लेके सरफेस तक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 145। ए कैपेसिटर ऑफ 14 माइक्रोफैरेड, पोटेंशियल दे रखा है, क्यों पूछा है नहीं बताऊंगी क्योंकि सीवी सबको पता है। क्वेश्चन नंबर 144 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैपेसिटर विल हैव लीस्ट एनर्जी स्टोर्ड। देखो कैलकुलेशन तो मैं बताने वाली हूँ नहीं, हाफ सी वी स्क्वायर लगाओ, जिसमें एनर्जी कम स्टोर होगी वही इसका आंसर होगा। ठीक है, आया बात समझ में? कर लेना भाई घर पे। 145 पे चलिए। अब देखो, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ द सरफेस इंटीग्रल ऑफ द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी डी ओवर ए क्लोज सरफेस कंटेनिंग चार्ज क्यू। कोई नई बात पूछ रहा है क्या? गॉस लॉ कितनी बार बता दिया, 12th में भी तुमने तो 100 बार तो पढ़ा ही होगा। ठीक है, चलो 146। The lines of force due to charged particle are always curved. देखो force line that are drawn at interval and through which tangent line from a point indicate the direction of electric field intensity. And second point ये है कि the line of force due to charged particle are always curved. ये आपको रिमेम्बर करना है, प्रॉपर्टी है यार, प्रॉपर्टी है ये फोर्स की। अगर किसी चार्ज पार्टिकल पर लग रहा है तो फोर्स लाइन क्या होगी? कर्व्ड होगी। 147 पर चलिए। ए कैपेसिटर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस इन पैरेलल। फॉर ए गुड कैपेसिटर दिस पैरेलल रेजिस्टेंस इज हाई होना चाहिए भाई। ठीक है, ए कैपेसिटर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस इन पैरेलल, बट इफ यू वांट कि गुड कैपेसिटर देन द पैरेलल रेजिस्टेंस वैल्यू शुड बी हाई। एंड अब आप पूछोगे मैम क्यों? क्योंकि भाई पैरेलल में क्या होगा? वोल्टेज सेम होगा,
और अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू हाई हो गई तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, लो, और करंट की वैल्यू लो हो गई तो आपकी लॉसेस क्या होंगे, हाई या लो, हाई या लो, लो होंगे ऑब्वियसली। इसलिए यहाँ पर हम रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या ले रहे हैं, वेरी हाई। सबका है समझ में? ओके 148 देखिए क्वेश्चन नंबर। An electric charge move with a constant velocity v parallel to the lines of force of a uniform magnetic field v. The force experienced by the charge is, तो F क्या होता है, F क्या होता है, चलो F होता है Q V क्रॉस V। ठीक है, अब उसने क्या बोला है, जो आपकी कांस्टेंट वेलोसिटी v है पैरेलल है b के, और v क्रॉस v क्या होता है, v इंटू v साइन थीटा। अब v और b पैरेलल एक दूसरे के, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो, और साइन जीरो हो गया तो सब कुछ जीरो करके ले जाता है, यानी फोर्स भी आपका क्या हो जाएगा, जीरो। आंसर भी क्या आएगा, जीरो। 149 जल्दी 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 चलिए 149 पे। भाई द इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम बी टू सी, भाई बी से लेके सी तक जो रेडियस क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, रेडियस इंक्रीज तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज। कितनी बार बताया है, कितनी बार, मतलब लाखों बार। चलो 150। इन प्रैक्टिस अर्थ इज चूजन एज ए प्लेस ऑफ जीरो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वाई, क्योंकि यार अर्थ का, पूरी अर्थ पर जो पोटेंशियल होता है वो कांस्टेंट होता है, इसलिए अर्थ को अपन एज ए जीरो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अपन लेते हैं। ठीक है, यूनिवर्सली अर्थ इज टेकन एज ए सरफेस ऑफ ग्रेट कंडक्टिविटी, सो इट्स सरफेस इज टेकन एज ए इक्विपोटेंशियल और ग्राउंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, v इक्वल्स टू उसका क्या ले लेते हैं, जीरो ले लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, डी।